Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Linear Algebra. Today we are having the 18th lecture of Linear Algebra. और हम जा रहे हैं स्टार्ट करने थर्ड पार्ट ऑफ योर कोर्स। अगर आपको याद हो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपके जो कोर्स के कंटेंट्स जो हैं, टॉपिक्स जो हैं, वो आपको प्रोवाइड किए थे फर्स्ट लेक्चर में, और उसमें 3 मेजर पार्ट्स जो हैं आपके कोर्स को डिवाइड किया गया था 3 मेजर पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो है वो 10 लेक्चर्स में हमने ख़त्म किया था और उसमें बेसिक डेफिनेशंस, टर्मिनोलॉजीज अबाउट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सब चीज़ें हमने डिफाइन की थी। सेकंड पार्ट जो था वो आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा के कोरस्पॉन्ड था, जिसमें हमने मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो कि बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता था, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस के बारे में पढ़ा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम पढ़ा और मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन की। इनफैक्ट द सेकंड पार्ट वाज अ लिटिल बिट इजी कि आपने पहले से आपको जो थे कॉन्सेप्ट जो थे वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पता थे। आज जो थर्ड एंड मेजर पार्ट जो है लीनियर अलजेब्रा का, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट पार्ट। इनफैक्ट आपके फर्स्ट पार्ट्स में जो आर एन और आर एम स्पेसिस के बारे में मैं बोलता रहा हूँ, एंड वी हैव स्टडीड आवर system of linear equation and their solutions in certain spaces, what we call the Rn spaces and Rm spaces, where n and m are positive integers। m और n जो है ये positive integers हैं। आज हमने what are these spaces, इनको formally define करना। इन spaces को हम कहते हैं, Rn में जो elements होते हैं उनको हम vectors कहते हैं ना। A matrix with having a certain number of rows and one column is said to be a vector। ये हमने डिसाइड किया हुआ है कि लीनियर अलजेब्रा में एक ऐसा कॉलम मैट्रिक्स भी जिसे कहते हैं जिसकी नंबर ऑफ रोज डिफरेंट हो लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। तो आर एन के जितने भी एलिमेंट्स थे, दीज वर द वेक्टर्स। आर एम के भी एन एंड एम आर पॉजिटिव इंटीजर। फॉर एग्जांपल आर टू में हर वेक्टर जो था वो हम लिखते थे एज अ मैट्रिक्स फॉर्म में, जिसकी 2 रोज और 1 कॉलम होता था, और हर एंट्री जो होती थी A11 एंट्री जो होती थी ये रियल नंबर हो सकता, A12 जो एंट्री होती थी ये भी रियल नंबर्स हो सकता था। तो R2 में जो है वेक्टर्स किस तरह के हैं, उनके 2 कंपोनेंट्स थे, एंड ईच कॉलम मैट्रिक्स कोरस्पॉन्ड्स टू R2 एलिमेंट ऑफ द R2 हैज 2 एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री। ठीक है। सिमिलरली वी हैव R3, R4, so on and so forth। n is any positive integer Rn which contains the vectors, इसको हम vectors कहते थे। and in fact Rn satisfies certain properties। जब वो properties मैंने आपको बताई थी तो मैंने कहा था more or less इसी तरह की properties होंगी किसी भी set के लिए, जो set ये प्रॉपर्टीज, इसी तरह की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा, वी विल कॉल दैट सेट अ वेक्टर स्पेस। दैट्स व्हाई Rn को हम स्पेसेस कहते थे, और इसको हम ये भी कहते थे कि ये यूक्लिडियन स्पेसेस हैं। मैंने आपको बताया था कि ये यूक्लिडियन स्पेसेस हैं Rn जो है। तो आज के लेक्चर में जो है हमने अपना थर्ड पार्ट जो है इसको स्टार्ट करना है, और थर्ड पार्ट को स्टार्ट करने के साथ साथ हमने क्या करना है कि हमने फॉर्मल डेफिनेशंस पढ़नी है। व्हाट वी कॉल बाय अ वेक्टर स्पेस, व्हाट डज इट मीन, वेक्टर स्पेस का क्या मतलब होता है, और उसकी सब स्पेसेस भी पढ़ेंगे। अगर आप रिकॉल करें कि हमने Rn की सब स्पेसेस भी पढ़ी थी। अब कोई भी गिवन मैट्रिक्स हो उसकी कॉलम स्पेस, नल स्पेस भी पढ़ी थी। नल स्पेस इनफैक्ट होमोजेनियस सिस्टम उसका सोल्यूशन होता है उसको, और इनकी बेसिस भी पढ़ी थी। अब इन तमाम चीज़ों को, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ी थी, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा था, इन तमाम चीज़ों को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में वेक्टर स्पेस इज नथिंग बट द जनरलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर्स। फिजिकल वेक्टर्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है उनकी जनरलाइजेशन होगी। जनरलाइजेशन इन अ सेंस कि एनी सेट, अ सेट containing any objects which satisfies certain axioms, we will call this set a vector space। अब इसी तरह लास्ट लेक्चर में मैंने
एप्लीकेशंस का जो है वो एक पार्ट था और एक पार्ट रिवाइज किया था. अगर लास्ट लेक्चर जो है मैं आपको रिकॉल करना चाहूँ कि एप्लीकेशंस हमने इकोनॉमिक्स में ली थी, एंड एट द एंड ऑफ माय लेक्चर आई टोल्ड यू दैट देयर आर many applications of matrix algebra apart from economics, networking, for example image processing and your internet network जो है nodes इनको define किया जा सकता है और इनका graph बनाया जा सकता है, and correspond to each graph you have a matrix. So matrix algebra and matrix factorization has many applications other than the economics and networking. डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग मैंने आपको बताया था. इसके अलावा भी बेशुमार एप्लीकेशंस जो है बायोलॉजी में भी एप्लीकेशंस जो है मैट्रिक्स अलजेब्रा की हैं. तो एज यूजुअल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द प्रैक्टिस प्रॉब्लम. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विच इज द 18th लेक्चर, एंड वी आर गोइंग टू इनिशिएट द लास्ट पार्ट which is in fact the major part of your course of linear algebra, which consists of the vector spaces, their properties, subspaces, and linear transformation defined on the two vector spaces, and eigenvalues, eigenvectors. We are going to define all these things in our remaining lectures. So let's start the lecture. We are having the 18th lecture today, and I picked this problem in which we have to model the Leontief input-output model from the previous lecture's practice problem. So we have to read the statement of the problem carefully. Question: suppose an economy has two sectors, goods and services. So I made the two sectors, goods and services, purchased from, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम है, एंड आउटपुट और डिमांड जो है, डिमांड हमने फर्दर डिवाइड की थी कि एक्सटर्नल डिमांड या ओपन सोर्स जो मैंने डिफाइन किया था, ओपन सोर्स डिमांड, एंड देयर वाज अनदर पार्ट विच वाज द intermediate demand. So we have to model this one. Table जो है वो हमने बनाना है. So we are given goods and services, two sector, 1 unit of output from goods requires inputs of 0.2 unit. So goods अपने आप से कितना रिक्वायर करता है, 0.2 यूनिट्स फ्रॉम गुड्स एंड 0.5 यूनिट्स फ्रॉम सर्विसेज, और रिक्वायरमेंट नीड इनपुट्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट 0.5 फ्रॉम द सर्विसेज, 0.2 फ्रॉम द गुड्स. सो दिस इज द C1 as notion of the last lecture. 1 unit of output from services requires inputs of 0.4 units from goods, 0.4 units from goods, and 0.3 units from services. There is a final demand of 20 units of goods and 30 units of services. So this is our D, this is our C1, this is our C2, and our matrix of consumption, matrix of consumption. In fact, if I denote by C equals C1, C2, and it is 0.2, 0.5, 0.4, and 0.3, and our D is 20 and 30. So our Leontief input-output model for this situation is here, and we know that I minus C into X equals D. If there is a balance or equilibrium position between the outputs and the consumption, then we have this equation, where C is this one, I is, आपको पता है कि ये 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो 1 0 0 1.
this is your I and this is your t. So your system of linear equation will become 1 0 0 1 minus 0.2 0.4 0.5 and 0.3 into x, which is x1 x2 equals d, which is 20 and 30. So we have to solve this system. In fact, we have modeled the consumption matrix and the external demand, and we have this system of linear equations, and the solution of this system of linear equations will tell us that x1 units of goods should be produced to create a balance, and x2 units of the services should be produced to create a balance between the output and the consumption or the demand. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था फ्रॉम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये हमने सॉल्व किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक्सरसाइज में से भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं यू विल टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस until you practice it and until you satisfy yourself that you can solve any question of the same type as you have in your exercises. So we are going to start the third part of our course, which consists of the study of the linear algebra in the terminologies of vector spaces and their subspaces. So here is the definition. A vector space is a non-empty set V of objects. और ये मैंने आपको बता दिया था कि ये वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं ना, दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल वेक्टर्स वी हैव इन फिजिक्स. फिजिकल वेक्टर होते हैं ना, वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन होती है एक और मैग्नीट्यूड होता है. वो वेक्टर्स, फिजिकल वेक्टर्स जो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं ना, उन प्रॉपर्टीज को हमने इकट्ठा कर लिया. उन प्रॉपर्टीज को फिर हमने किसी भी सेट पे अप्लाई कर दिया. अब जरूरी नहीं है उस सेट में जो है वो फिजिकल वेक्टर्स ही हों. एनी सेट विच सेटिस्फाई दीज प्रॉपर्टीज वी विल कॉल दिस सेट अ वेक्टर स्पेस, एंड द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट विल बी नोन एज द वेक्टर्स. जैसे Rn जो है वेक्टर स्पेसेस हमने पढ़ी हुई हैं. A vector space is a non-empty set V of objects called vectors on which are defined two operations. अब उन पे दो operations जो हैं define किए जाने चाहिए. एक addition, ये important है, and second is multiplication by scalars. Subject to 10 axioms. अब ये 10 axioms दिए गए हैं. जो ये 10 axioms satisfy करता है any set, the axiom must hold for all vectors u, v and w in V and for all scalars c and d. ये 10 के 10 axioms कोई भी set जो satisfy करेगा, we will say that this is a vector space. अब let's see what are these vector spaces. What are these axioms for a set to be called vector spaces? The first axiom is कि आपके पास कोई से भी दो वेक्टर्स हों, दो एलिमेंट्स हों सेट के. अभी मैं सेट ही कहूंगा, वेक्टर स्पेस नहीं कहूंगा. दो एलिमेंट हों सेट के, आप ऐड करें, u प्लस वी ऐड करें. u प्लस वी जो आंसर आ रहा है वो भी उसी सेट v में होना चाहिए. दैट इज व्हाट वी कॉल इन मैथमेटिकल टर्म दैट v इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. अब एडिशन जो है वो डिफाइन की जानी चाहिए ना, तो इसीलिए हमने ये कहा है कि पहले दो ऑपरेशंस जो है एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन कर लें कि आपके सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड किस तरह करना है. ठीक है, अब सेट जो है वो, रिमेंबर दैट योर सेट कैन हैव एनी ऑब्जेक्ट्स, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू डिफाइन द एडिशन. ठीक है. The second property is that u plus v equals v plus u, जो के commutative law है as it is. Then
we have the associative law of addition, associative law of addition. Which states that u plus v plus w parenthesis, whether you add two vectors first and then add the resulting vector to the third vector, or whether you add the other two vectors v plus w and then add to the first vector, the result is the same. There is a zero vector such that u plus 0 equals u. This is null vector and we call it the identity vector, identity with respect to addition. For each u in V, there is a vector, there must be a vector minus u, what we call the minus u in V, such that u plus minus u is the identity, additive identity. इसको additive identity with respect to addition या फिर additive identity भी कहते हैं, additive identity. The scalar multiplication u by c denoted by cu is in V. ये भी V में होना चाहिए, कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें. अब आप ये फिजिकल वेक्टर्स ले लें, ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड बाय द फिजिकल वेक्टर्स जो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वाले हैं. तो स्केलर से मल्टीप्लाई करें कोई से सम ऑफ टू वेक्टर्स को, या उसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअली वेक्टर्स को देन सम अप करें, द रिजल्ट इज सेम. c प्लस डी यू प्लस सी यू प्लस डी यू, कोई से दो स्केलर हो, u को मल्टीप्लाई करें, स्केलर्स को पहले ऐड कर लें या वेक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर वेक्टर्स ऐड कर लें, रिजल्ट विल बी द सेम. कोई से दो रियल नंबर हो, सी डी यू इक्वल सी डी, पहले स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर लें या फिर एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लें, देन रिजल्टिंग वेक्टर को किसी दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें, द रिजल्ट विल बी सेम. आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, देयर मस्ट बी 1 into u इक्वल्स u. अब रिकॉल करें कि आर एन जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था, और यहाँ पे ये मैंने लास्ट में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आर एन की प्रॉपर्टीज ये थी. अब ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी इनफैक्ट ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आर एन के लिए यहाँ पे नहीं लिखा हुई क्योंकि यहाँ पे ये 10 प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे 8, क्योंकि हमें पता है आर एन के अगर कोई से भी u और v बिलोंग्स टू आर एन होगा तो आप u प्लस v करेंगे तो आंसर आर एन से ही आएगा ना. आंसर आर एन का क्या मतलब है कि कोई से दो वेक्टर्स आर एन के आप लें, उनको ऐड करें, तो एडिशन करने से जो आंसर आएगा आपका, उसमें एंट्रीज जो होंगी वो n एंट्रीज ही होंगी ना, n एंट्रीज होंगी तो आर एन में चला गया ना. दैट्स व्हाई वी डिड नॉट पुट द फर्स्ट एक्सियम. फर्स्ट एक्सियम इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड. बाकी आप देखें कि फर्स्ट commutative law we have, associative law we have, zero element we have जिसको ऐड करें, इनवर्स एडिटिव इनवर्स आपके पास है. इस माइनस u को इनफैक्ट हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं. माइनस u इज एडिटिव इनवर्स ऑफ द वेक्टर u. ठीक है, एडिटिव इनवर्स आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है, द स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अब ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो है ये भी यहाँ पे आर एन के लिए जो है ये नहीं लिखी हुई, बिकॉज वी नो दैट इट इज ऑल्सो अंडरस्टूड दैट इफ सी इज अ रियल नंबर एंड यू इज अ वेक्टर फ्रॉम आर एन, देन सी यू जो है इस वेक्टर की एंट्रीज एन एंट्रीज ही होंगी ना. दैट्स व्हाई सो फर्स्ट और सिक्स्थ एक्सियम्स जो हैं ये आर एन के लिए ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होते थे. दैट्स व्हाई वी डिड नॉट मेंशन इट हियर. अब आप ये देखें कि वेक्टर स्पेस हमने किसी भी सेट के लिए v के लिए डिफाइन कर लिया जो कि ये 10 एक्सियम्स जो हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है, और आर एन हमने ऑलरेडी एग्जांपल पढ़ी हुई थी. हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि वेक्टर स्पेस की एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज जो हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो वेक्टर स्पेस की एक्सियम्स जो हैं इस की 10 एक्सियम को वी कैन कैटेगराइज दीज एक्सियम्स इनटू टू मेजर पार्ट्स. द वन पार्ट इज कोरस्पॉन्ड टू द एडिशन जो हमने डिफाइन की है, एंड द सेकेंड पार्ट इज कोरस्पॉन्ड टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद द वेक्टर्स.
ठीक है, जैसे आपका, और ये एडिशन के लिए एडिटिव इनवर्स होना चाहिए स्केलर। फर्स्ट 5 एक्सियम्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, नेक्स्ट 5 एक्सियम्स जो है वो स्केलर एक है और वेक्टर्स के साथ मिक्स है, स्केल मल्टीप्लिकेशन विद द स्केलर्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ वेक्टर स्पेस। और इसमें जो आपके स्केलर्स हैं दीज कुड बी रियल नंबर्स, और ये प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम है, बार बार कह रहा हूं कि जो आपके वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल वेक्टर्स की। अब हमने कॉन्सेप्ट जो है वो रियल लाइफ से लिया, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, दैट अ मैथमेटिशियन टेक्स द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड एंड जनरलाइज दैट कॉन्सेप्ट टू द एब्स्ट्रैक्ट वे। अब ये वेक्टर स्पेसेस जो हमने डिफाइन किए हैं इसके लिए जरूरी नहीं है, और दिस वेक्टर स्पेस इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द फिजिकल वेक्टर्स, इसके लिए तो सिर्फ कोई भी सेट हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है। और इसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी कि यू विल हैव मेनी सेट्स व्हिच सेटिस्फाई दीज प्रॉपर्टीज in which we define the addition and scalar multiplication with the real numbers, and then this set we will call that set a vector space. It is not necessary that these vectors are in fact the physical vectors which we study in physics. ठीक है, that is the beauty of mathematics, that we generalize the concept to the abstract spaces. Abstract concepts, abstract sets पे जो है वो जो physical word concept है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब रिमार्क है, देयर आर यूजिंग ओनली दीज एक्सियम्स, इन एक्सियम्स को यूज करते हुए वन कैन शो दैट द जीरो वेक्टर इन एक्सियम 4 इज यूनिक एंड द वेक्टर माइनस यू कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ यू एडिटिव इनवर्स, जिसे मैं कह रहा हूं इन एक्सियम 5 इज यूनिक फॉर ईच यू इन V। ठीक है, इन्हीं 10 एक्सियम्स को यूज करते हुए वी कैन शो दैट फॉर ईच वेक्टर, लेट्स से के R4 में एक वेक्टर है, U belongs to R4 and U in fact equals 1 0 1 -3, 4 एंट्रीज हैं, R4 में से होगा। Then what is this remark saying? This remark saying that U plus minus U equals the null vector which is 0 0 0 and 0, and this is only one element, unique element. There does not exist another, let's say U2 such that U plus minus U1 equals null vector and U is not the same as minus U is not the same as minus U1. This is not possible. And physically we also know that U plus minus U equals 0 0 0 0 holds when your minus U is minus 1 0 minus 1 and 3, and this is the only unique element. This is unique element which satisfy this condition, इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली नल वेक्टर जो है वो हर स्पेस में यूनिक होता है। वी कैन फॉर्मली प्रूव, ये मैंने एक एग्जांपल सिर्फ आपको दी है, लेकिन हम फॉर्मली ये प्रूव कर सकते हैं, मैथमेटिकली रिगोरसली प्रूव कर सकते हैं, जो कि आपके इस कोर्स में मैंने कोई रिगोरस प्रूफ जो है किसी स्टेटमेंट का नहीं लिया, क्योंकि यू हैव टू जस्ट लर्न टू अप्लाई दीज रिजल्ट्स। इन रिजल्ट्स को आपको अप्लाई करना आना चाहिए, बिकॉज एज यू आर नॉट मैथमेटिशियंस, अदरवाइज आई हैव टू डू इट। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज द स्पेसेस R and when n is greater than or equal to 1 are the premier examples of vector space। और ये हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया हुआ है, इनफैक्ट पिछली स्लाइड में भी मैंने आपको रिकॉल करने के लिए Rn की जो प्रॉपर्टीज होती हैं 8 की 8 और 2 प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे मिसिंग थी वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं कि Rn इनफैक्ट सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज written here, 10 properties written here for the vector spaces. Remark है, the geometric intuition developed for R3 will help you to understand and visualize many concepts. अब जैसे मैंने आपको कहा है कि this concept
of vector space was taken from the physical vectors which are in R3 या R2 से, उन्हीं जो एक्सियम्स वो सेटिस्फाई करते हैं उन्हीं एक्सियम्स को हमने किसी भी सेट पे अप्लाई कर दिया। अगर सेट के एलिमेंट्स वो एक्सियम्स अप्लाई सेटिस्फाई करते हैं तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर स्पेस है। दैट्स व्हाई कि अगर आपने वेक्टर स्पेसेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज एक्सियम्स इनको अंडरस्टैंड करना है, देन यू हैव टू विजुअलाइज द ज्योमेट्री ऑफ द वेक्टर्स इन R3, जो कि हम आज के लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स में करेंगे भी, ठीक है। So we are going to discuss some examples of the vector spaces, ठीक है। Let V, the first example is, सबसे पहली जो लीनियर अलजेब्रा में एग्जांपल हमने की थी वो तो Rn थी, वो हमने पढ़ ली। Let V be the set of all arrows, ये देख लें वेक्टर्स आ गए, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स इन 3 dimensional स्पेस, और 3 dimensional स्पेस में मैंने आपको पहले बताया, इनफैक्ट इन्हीं की मोटिवेशन से तो हमने डिफाइन किए हैं एक्सियम्स, with 2 arrows regarded as equal if they have the same length and point in the same direction। अब जब भी हमने सेट S डिफाइन कर लिया, S डिफाइन किया है सेट ऑफ ऑल एरोज, इन अदर वर्ड्स वेक्टर्स, फिजिकल वेक्टर्स जो है। डिफाइन एडिशन, तो फिर मुझे क्या एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिफाइन करने को है। अब दो वेक्टर्स अगर फिजिकली आपको R3 में या R2 में दिए गए हैं तो आप उनकी एडिशन किस तरह करते हैं? बाय पैरेललोग्राम लॉ। डिफाइन एडिशन बाय द पैरेललोग्राम रूल एंड फॉर ईच V in V define CV to be the arrow whose length is magnitude of C, because C is a real number, C could be positive as well as C could be negative. That's why I put that condition that the arrow CV representing a vector who has the arrow depending upon the sign of the C, अगर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन सेम होगी, नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन रिवर्स होगी, एंड लेंथ जो है उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल टाइम्स हो जाएगी, C टाइम्स मैग्नीट्यूड हो जाएगी V, पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन इफ C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड अदरवाइज पॉइंटिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। शो दैट द वेक्टर द सेट V इज अ वेक्टर स्पेस। अब एक्सियम्स जो हैं वो हम सब चेक करेंगे। पहला एक्सियम क्या था कि कोई से दो वेक्टर हो u एंड v इंप्लाइज u प्लस v बिलोंग्स टू S। अब कोई से भी दो वेक्टर्स लिए गए हों उसको पैरेललोग्राम लॉ से आप u आपका ये है, v आपका ये है, सम आपका ये आ रहा है u प्लस v, वो भी डायरेक्टेड लाइन ही है ना, एरो वाली लाइन ही है ना, तो हेंस S इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। We call this is the pure mathematical way that S is closed under addition। फिर आपने कम्यूटेटिव लॉ करना है कि अगर u प्लस v को ऐड करें या v प्लस u को, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, u प्लस v इक्वल्स v प्लस u, द रिजल्टेंट विल बी द सेम, v प्लस u दैट विल बी सेम। देन एसोसिएटिव लॉ, ये तो कम्यूटेटिव लॉ था। एडिशन ये ज्योमेट्रिकली दिखाई गई थी, ये एसोसिएटिव लॉ जो है उसे दिखाया गया। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि u प्लस v प्लस w इज द सेम एज u प्लस v प्लस w, दिस इज द सेम, ठीक है। तो इसको हमने दिखा दिया u प्लस v w, और ये ज्योमेट्रिकली प्रूफ भी किया जा सकता है कि आपके पास u ये है, v ये है, w ये है, तो आप u प्लस v कर लें, दिस इज u प्लस v, u प्लस v कर लें, या फिर u प्लस v और इसका एडिशन u प्लस v w निकाल लें, या v प्लस w ये निकाल लें और फिर इसका u प्लस v प्लस w निकाल लें, आंसर विल बी द सेम ऑलवेज दिस वेक्टर, ये वेक्टर जो है यही वेक्टर होगा। सिमिलरली नल वेक्टर जो होता है, नल वेक्टर 0, ये भी एग्जिस्ट करता है, इसकी डायरेक्शन ये पॉइंट वेक्टर होता है। अब किसी भी वेक्टर को एरो लाइन को इसमें ऐड करें, दैट विल बी द सेम। अब u अगर कोई सा भी वेक्टर है आप माइनस u डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट u प्लस माइनस u इक्वल्स द नल वेक्टर। सिमिलरली स्केलर प्रॉपर्टीज जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं, दिस इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है।
This space is a common model in physical problems for various forces. So this is a vector space जो कि मॉडल करती है फिजिकल फोर्सेस को, वेरियस फोर्सेस को, और फिजिक्स में हम इसे स्टडी करते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट एग्जांपल इज द स्पेस ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल्स. लेट एस, सिग्नल क्या होता है? सपोज आपको सिग्नल, भाई मुझे सिग्नल दें का क्या मतलब है? सपोज आपके पास एक टार्च है, आपके पास 1 किलोमीटर दूर एक बंदा है, वो टार्च कभी जलाता है कभी ऑन करता है, और आप यू हैव डिसाइडेड कि 3 टाइम्स अगर आप टार्च ऑन और ऑफ करोगे तो मैं ये समझूंगा कि एवरीथिंग इज क्लियर, द रोड इज क्लियर, देयर इज नो डेंजर, फॉर एग्जांपल. तो सच अ सिग्नल, ये एक सिग्नल है. दोस्त, वी आर गोइंग टू डिफाइन द स्पेस ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल्स. डिस्क्रीट का मतलब है कि वो कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है. डिस्क्रीट का मतलब होता है कि पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये है, देन देयर इज अ गैप, देन देयर इज अ गैप, सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेट एस बी अ स्पेस ऑफ ऑल doubly infinite sequences of the numbers usually written in a row rather than a column. This is a sequence whose values are from minus infinity to so on. We have the real number, y minus 2 is a real number, y minus 1 is a real number, so on and so on, y naught, y1, so on and so forth. So this is a sequence, doubly infinite sequence. In fact, we can also write here that k is starting from minus infinity to infinity. This is another way of writing the sequence in compact form rather than this one, that yk and k is starting from minus infinity to plus infinity. This is the way of describing the same sequence in a compact form. अब ऐसा हमने सेट बनाया है जिसमें तमाम इसी तरह के सीक्वेंसेस हैं. अब ये y माइनस 2 यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे y माइनस 2 0.5 हो सकता है, यहाँ पे 10 हो सकता है, यहाँ पे -10 हो सकता है, यहाँ पे 0 हो सकता है. ठीक है. तो इस तरह यहाँ पे चलते जा रहे हैं, इसी तरह रियल नंबर्स कलेक्ट किए हैं, सीक्वेंस हैं. कितने सीक्वेंस ये हो सकते हैं? इनफाइनाइट मेनी सीक्वेंस हो सकते हैं. 2 सीक्वेंस आर डिफरेंट इफ दे डिफर ओनली इन वन पोजीशन. सिर्फ एक पोजीशन पे अगर दे हैव द डिफरेंट रियल नंबर्स, दे आर सेट टू बी डिफरेंट. अब जब मैं सेट एक बना रहा हूं, उसमें तमाम सीक्वेंसेस जो हैं, इस तरह के सीक्वेंसेस जो हैं, वो सब मैंने कलेक्ट कर लिए. देन आई हैव टू डिफाइन द एडिशन, कि कोई से भी 2 डिफरेंट सीक्वेंस दिए जाएं तो उनका एडिशन किस तरह मैं करूंगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये किस तरह करूंगा. I am going to define these 2 operations on this set S. Then I will check whether the axioms, 10 axioms of the vector space satisfies or not. So I am going to define the addition. If zk is another element of the space, the addition is defined as yk plus zk is the sequence yk plus zk formed by adding, and this is the important one, formed by the adding the corresponding components of the sequence of yk and zk. Suppose यहाँ पे yk लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे zk भी लिख देता हूँ. zk सीक्वेंस किस तरह होगा? माइनस इन्फिनिटी से चलता जा रहा है, z माइनस 2, z माइनस 1, और ये z माइनस 1 माइनस 2 ये रियल नंबर्स होंगे. z0, z1, z2 एंड so on and so forth. अब इनका एडिशन जो है वो मैंने डिफाइन किस तरह किया है? कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स जो है वो ऐड करेंगे, यानी कि y के सीक्वेंस प्लस z के सीक्वेंस विल बी z -2 plus y -2, that will be a term. Z -1 plus y -1, z naught plus y naught, z1 plus y1 and z2 plus y2 plus so on. कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स जो है, z2 के कोरस्पॉन्डिंग टर्म कौन सी है? यहाँ पे y2 होगी. z1 के कोरस्पॉन्डिंग टर्म कौन सी है? ये y1 है.
जी नॉट के कोरस्पॉन्डिंग टर्म कौन सी है, ये वाई नॉट। सो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स में ऐड करता जा रहा हूं, ये देखें, दिस इज द एडिशन, दिस इज द एडिशन हाउ वी डिफाइन। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हर टर्म जो है सीक्वेंस की उसको सी से मल्टीप्लाई कर दें। इफ वी डिफाइन the addition of the doubly infinite sequences by this way, then we have S is a vector space. S will satisfy all the axioms of the vector space we have in the previous slide, and you can check that. For example, yk plus zk or zk प्लस वाई के, ये दो सीक्वेंसेस एडिशन करें, रियल नंबर्स कम्यूट कर सकते हैं, इन दोनों का ऑर्डर बस चेंज करें, यू विल हैव द कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ विल बी आल्सो सेटिस्फाइड, एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई होगा। सो दिस इज द फिगर which represents a signal, discrete signal. At 0 we have this value, at let's say 0.1 we have this value, 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे हमारे पास ये वैल्यू है रियल नंबर, so on and so forth. This is the graph of a discrete signal. It is not continuous. Between 0 and 1 here we have 1, 2, 3 and 4. Between 0 and 1 we don't know the nature of the signal. What is the nature of the signal? And -1 पे हमारे पास 0 है, -2 पे, -3 पे. Between -1 and 0 we don't know what is the behavior of the signal, so on and so forth. So this is, अब आपको रियलाइज हो जाना चाहिए, दिस वॉज द सेट विच कंटेन्स द सीक्वेंसेस। अब ये सीक्वेंसेस का सेट है और इसमें जो है हमने एक्सियम्स चेक किए हैं, एक्सियम सेटिस्फाई करता है, सो वी विल कॉल दिस सेट अ वेक्टर स्पेस, और हर सीक्वेंस को हम कहेंगे कि ये एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर का जो है ये फिजिकली तो नहीं, कोई डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो नहीं है, बट वी कॉल दिस अ वेक्टर, एंड बट वी कॉल दिस सेट अ वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर स्पेस देखिए हमने जनरलाइज कर दिया ना, वी हैव एन एब्स्ट्रैक्ट सेट, लेकिन उसको हम वेक्टर स्पेस कह रहे हैं बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द फिजिकल वेक्टर्स, जो कि हमने पहले एग्जांपल की थी कि एरो है, एरो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। Here is another example of the vector space, the space of polynomials. For n greater than equal to 0, we set Pn be the set of all polynomials of degree n or less. Polynomial तो आपको पता है कि polynomial क्या होता है, be the set of all polynomials of degree at most n, ज़्यादा से ज़्यादा n उसकी डिग्री हो, कम से कम 0 डिग्री भी हो सकती है, ठीक है। Consist of all polynomials of the form this one. अब इस तरह के जो Pn जो हमने डिफाइन किया उसमें इस तरह के पोलिनोमियल हैं, n इक्वल्स 1 होगा तो आपका पोलिनोमियल P ऑफ t इक्वल्स a0 प्लस a1 t बन जाएगा। 2 होगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ तक n इक्वल्स 3 होगा तो क्यूबिक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वेयर द कोफिशिएंट्स, ये कोफिशिएंट्स जो हैं a0, a1, a2 up to so on an, ये जो है ये रियल नंबर्स हैं, these are the real numbers where the coefficients a0 and a1 up to so on an are the real numbers, and the variable t is also a real number. The degree of p is the highest power of t whenever the coefficient is non-zero. ये if an is not equal to 0, then the degree of this polynomial is 2. The degree of this polynomial if a1 is not equal to 0 is 1, क्योंकि ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक की जो है वो 2 होगी, so on and so forth. If pt equals a0 is not equal to 0, the degree of p is 0. ये डिग्री का बता। अब मैं, ये मेरा सेट है जिसमें मैंने एलिमेंट्स इकट्ठे करने हैं पॉलिनोमियल सारे, कि उनकी n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। डिग्री 0 हो सकती है, 0 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का लीनियर पॉलिनोमियल होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। डिग्री 10, 100, 10 मिलियन, 10 ट्रिलियन। व्हाट इज, how many positive numbers we have? Infinite. So we have infinite polynomials here. This is Pn. This Pn is a set having many elements, infinite elements in fact. Now I am going to define the addition of two different polynomials.
अब दो डिफरेंट पोलिनोमियल्स हैं तो हम ऐड किस तरह करते हैं? ऑफ कोर्स कांस्टेंट टर्म विल बी एडेड टू द कांस्टेंट टर्म, t raised to power 1 term will be added to the t raised to power 1 term. Let's say q is another polynomial of degree n. Then p plus q is defined as the constant term added to the constant term a1 plus b1 into t, the linear term. The quadratic का जो coefficients हैं उनको correspond quadratic में add कर दिया, so on and so forth. The scalar multiplication is defined by this one, cpt equals, हर टर्म को पोलिनोमियल की हम रियल नंबर c से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ इफ द एडिशन ऑफ पोलिनोमियल्स इज डिफाइंड इन दिस वे एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड इन दिस वे, देन यू कैन इजीली चेक दैट ऑल द 10 axioms ऑफ वेक्टर स्पेस आर satisfied. ठीक है. So show that Pn is a vector space. Pn जो है एक वेक्टर स्पेस है. आप चेक कर सकते हैं p plus q, q plus p करें, आंसर विल बी द सेम, क्योंकि ये रियल नंबर्स कम्यूट कर सकते हैं. ठीक है. एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा. For every polynomial p of t there exists a polynomial minus p of t, for example minus a naught minus a1t minus a2t square plus so on plus minus, यहाँ पे भी माइनस होगा, ये सब माइनस होगा, a n t n such that p of t plus minus p of t answer is the null polynomial. इसी तरह आप सब प्रॉपर्टीज जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं. सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर स्पेस हुज एलिमेंट्स आर नॉट फिजिकल वेक्टर्स. ये कॉन्सेप्ट हमने जनरलाइज कर दिया ना. अब ये भी Pn जो है वेक्टर स्पेस है. Another example is the space of real valued functions defined on a set. Real valued function जो है वो किसी एक सेट पे डिफाइन किए जाते हैं. लेट्स से f, इनकी डोमेन होती है d एंड रेंज होती है लेट्स से r. ठीक है. अब डोमेन सेम होनी चाहिए. लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूं कि आपके पास डोमेन जो है 0 से 10 है, ये d है. अब f आप डिफाइन कर सकते हैं रियल नंबर्स पे बाय f ऑफ x इक्वल्स x, ये वन वे है. बाय g ऑफ x इक्वल्स, दिस इज वन फंक्शन. एक और g फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं आप sin ऑफ x. एक और g1 फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस sin ऑफ x, ऑल हैविंग द सेम डोमेन. सो अगर डोमेन एक ही हो, हाउ मेनी फंक्शंस, रियल वैल्यूड फंक्शंस वी कैन डिफाइन. कितने रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट मैनी डिफाइन किए जा सकते हैं. सो वी आर हैविंग अ सेट हुज डोमेन इज सेम. ऑन दैट डोमेन जितने भी फंक्शंस डिफाइन किए जा सकते हैं उन सब का हम एक सेट बना लेते हैं. अब उस सेट में हर फंक्शन होगा डिफाइंड ऑन दैट डोमेन. अब उस सेट के कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लें, f और g ले लें, उसका एडिशन मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी. अगर मैंने चेक करना है कि ये सेट जो है वेक्टर स्पेस है कि नहीं, कि किस तरह मैं दो फंक्शंस को ऐड करूं. फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करने पड़ेगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. कि स्केलर से किसी एक फंक्शन को किस तरह मल्टीप्लाई किया जाए. ये दो टर्म्स जो हैं हमें पता है हम किस तरह डिफाइन करें. f प्लस g, ये दो फंक्शंस की एडिशन है. अप्लाइंग ऑन अ रियल नंबर t इज इक्वल्स f ऑफ t प्लस g ऑफ t. दिस इज द एडिशन ऑफ द फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपका f प्लस g ऑफ t किस तरह डिफाइन करेंगे आप. यहां पे मैं x लिख रहा हूं, t लिख रहा हूं, इट डजंट मैटर. f ऑफ t प्लस g ऑफ t. अब f ऑफ t क्या है? t है. g ऑफ t क्या है? प्लस sin ऑफ t. So this is the definition of addition of function f and g. t plus sin of t. Similarly, scalar multiplication, c f of t equals
सी एफ ऑफ टी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई सा लेट से c इक्वल्स 10 है तो 10 एफ ऑफ टी ये किस तरह डिफाइन होगा? 10 इंटू एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी की डेफिनेशन क्या है? 10t, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली 10 g ऑफ t किस तरह डिफाइन होगा? ये 10 साइन ऑफ t इस तरह डिफाइन होगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ एनी टू फंक्शंस ऑन अ पर्टिकुलर डोमेन, डोमेन सेम होनी चाहिए, उसका हमने इस तरह डिफाइन कर दिया। अब ये जब एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम डिफाइन कर देते हैं, देन वी कैन चेक द एक्सियम्स। 10 एक्सियम्स जो है वो हम चेक कर सकते हैं, एंड यू विल चेक दैट ऑल दीज 10 एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो अगर एग्जाम्पल करना चाहूँ तो मुझे कौन सा एक्सियम आप चाहेंगे कि मैं चेक करूँ? लेट्स से एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये जो है हम चेक करते हैं। लेट्स से कि एफ जी एंड एच बिलोंग्स टू वी है, देन एफ प्लस जी plus h of t is the same as f of t plus g plus h of t। कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा कि ये अलजबरा जो है ये इस तरह, अलजबरा ऑफ फंक्शंस जो है इस तरह होता है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव भी होगा, इसी तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इनफैक्ट ऑल प्रॉपर्टीज जो है हम चेक कर सकते हैं, ये सेटिस्फाई करेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक ऑफ ईच फंक्शन इन द वेक्टर स्पेस वी एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, जस्ट वन पॉइंट। अब फंक्शन होता है, फंक्शन की तो डोमेन होती है ना, लेकिन सेट वी में हमने तमाम फंक्शंस लिखे हुए हैं, एफ जी एच आई और जितने भी फंक्शन हैं डिफाइंड ऑन द डोमेन डी, और इसमें इन्फिनिट फंक्शन है, इन्फिनिट फंक्शन है, इसीलिए मैंने डॉट्स डाले हैं कि ये चलता जा रहा है, फाइनाइट नहीं है, ये इन्फिनिट फंक्शन है। बट दिस फॉलोज द 10 एक्सियम्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस, वो ओबे करता है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ टी इक्वल 0, ये जो है ये नल वेक्टर है, जो मर्जी डालें आपका आंसर 0 आता है, इसको जिस मर्जी फंक्शन में ऐड करें हमेशा वो ही आएगा। सपोज कि अगर f ऑफ ये g1x है तो मैंने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, g1x है प्लस माइनस g1x जो है ये मैंने निकालना है कि आइडेंटिटी फंक्शन 0 आए आंसर, जो कि 0 इनफैक्ट f ऑफ t इक्वल 0 है कि तमाम t के लिए, तमाम x के लिए 0 है, t हो या x हो एक ही बात है। तो g1x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? लेट्स से माइनस g1x जो कि माइनस x माइनस साइन x, अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, ठीक है। ये अब इसको ऐड करें तो फंक्शन आपका 0 आएगा, नल फंक्शन आएगा। नल फंक्शन बार बार मैं बता रहा हूं कि ये सिर्फ एक 0 नहीं है, नल फंक्शन इज सच अ फंक्शन, लेट्स से कि कोई भी आप डोमेन का एलिमेंट डालें आंसर जो है वो आपका 0 आ रहा है, ये नल फंक्शन है। सो f इज, अगर f इस तरह डिफाइन करेंगे, f इज योर नल फंक्शन कि t बिलोंग्स टू डोमेन है, कोई भी डालते जा रहे हैं इसमें आंसर हमेशा 0 आएगा। सो दिस इज अ नल फंक्शन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। अब अगर रिकॉल करें कि सबस्पेसेस ऑफ Rn भी हमने पढ़ी थी, एंड दीज आर द एक्सियम्स, 3 एक्सियम्स जो हैं, these are exactly the same axioms as we have studied the subspaces of Rn. Let's define it. A subspace of a vector space V is a subset H of V that has the 3 properties. The 0 vector of V is in H. H is closed under addition. क्लोज अंडर एडिशन का क्या मतलब है वो आगे एक्सप्लेन किया गया है कि u v h में हो तो u प्लस v भी h में ही होना चाहिए। h इज क्लोज्ड अंडर
स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट u कोई भी वेक्टर हो, c कोई भी स्केलर हो, cu इज आल्सो इन H। हमने ट्रिवियल स्पेसेस भी पढ़ी थी कि जीरो जो है ये सबसेट होता है वेक्टर स्पेस V का, और a set containing the null or identity with respect to addition, this satisfies these three conditions, hence it is a subspace। V भी जो है ये subset itself होता है, तो these two subspaces are known as the trivial subspaces of any vector space V। अब subspaces जो है वेक्टर स्पेसेस हमने डिफाइन कर ली। अब सब स्पेसेस जो है वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी सब स्पेसेस हैं। लेट P बी द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। अब लास्ट एग्जांपल में हमने Pn पढ़ा था कि डिग्री n है, Pn, ठीक है। अब ये P जो है, अब कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी डिग्री हो सकती है, n जरूरी नहीं है, with real coefficient, with operations in P defined as for functions। और उसी तरह ही polynomial भी functions हैं, particular type के functions हैं, और उसी तरह ही define किया गया functions addition जो है। for example आपके पास P का एक P of T जो है वो ये है A0 प्लस A1 T स्क्वायर। दूसरा आपके पास Q of T है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री जो है वो लेट्स से T क्यूब माइनस A3 T स्क्वायर, इसकी डिग्री 3 है। अब इनका एडिशन किस तरह, P प्लस Q T जो है ये किस तरह डिफाइन किया गया है, P ऑफ T प्लस Q ऑफ T, फंक्शंस की इसी तरह डिफाइन किया, और पॉलिनोमियल जो है ये भी फंक्शन कंसीडर किए जा सकते हैं। So P of T is A0 plus A1 T square plus T cube minus A3 T square। अब कांस्टेंट टर्म इधर कोई है ही नहीं, तो A0 एज इट इज लेगा। क्वाड्रेटिक टर्म यहाँ पे ये है, तो क्वाड्रेटिक टर्म हम इकट्ठी कर लेते हैं, A1 माइनस A3 T स्क्वायर प्लस क्यूबिक पर टर्म इधर कोई नहीं है, क्यूबिक टर्म रिमेन्स द सेम। सो दिस इज द एडिशन ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल एंड दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो आपके पास P स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हैं, जितने भी पॉलिनोमियल्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं सबको इकट्ठा कर लिया हमने एक सेट में, स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। द P इज सबस्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। अब वेक्टर स्पेस हमने पढ़ी थी ना, वेक्टर स्पेस पढ़ी थी किसी एक डोमेन D में डिफाइंड तमाम फंक्शंस की, V द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस डिफाइंड ऑन D। अब अगर D जो है वो मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लूं, तो ऐसे फंक्शंस जो रियल नंबर्स पे f रियल नंबर्स पे डिफाइंड हो और आंसर भी रियल नंबर्स पे आ रहे हो, इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। ये फंक्शंस क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शंस। तो रियल वैल्यूड फंक्शंस अगर आपके हों, और रियल वैल्यूड फंक्शन में तो आपका ये भी फंक्शन हो सकता है ना, f of x इक्वल्स साइन एक्स, f of x इक्वल्स लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी रियल वैल्यूड फंक्शन है। लेकिन ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो नहीं ना है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल्स की फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इज अ subset of the vector space containing all the real valued function defined on real numbers। क्योंकि polynomials भी real numbers पे डिफाइन होते हैं ना, t जो है ये real number होता है। तो इसका मतलब ये हुआ polynomial जो है ये हमने देख लिया था कि ये satisfy करता है 3 axioms। अब हमने पहला एक्सियम क्या देखना है कि V वेक्टर स्पेस जो है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस का, उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहा हूं, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, नल फंक्शन। नल फंक्शन उसका यही होगा ना कि f is said to be null function for the vector space of all real valued function if f of t equals 0 for all t belongs to real numbers। ये हो, ठीक है, तब हम ये कहते हैं कि ये f is in fact a null function और आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये एक पॉलिनोमियल भी है, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो दिस
एफ जो कि नल फंक्शन था बिलोंग्स टू स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल होगी। सेकंड, कोई से भी दो पॉलिनोमियल लें, सम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज अ पॉलिनोमियल, ये हमेशा हमें पता है, पॉलिनोमियल्स इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कोई से भी दो पॉलिनोमियल हम लें, उसका सम भी पॉलिनोमियल आ रहा है। थर्ड कंडीशन क्या थी कि P बिलोंग्स टू PO और C बिलोंग्स टू रियल नंबर हो। CP जो है ये भी स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल में से होगा, P में से होगा ना, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल हो, इस पॉलिनोमियल हो, इसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, दैट विल रिमेन्स द पॉलिनोमियल। सो ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ द सबस्पेस आर सेटिस्फाइड बाय P, hence P is a subspace of the set of real valued function। अब रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जो जिनकी डोमेन भी रियल नंबर्स हो और रेंज भी रियल नंबर्स हो, उनको हम रियल वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर ईच एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज Pn इज अ सबस्पेस ऑफ P। Pn जो है सबस्पेस होगी। आई लीव इट दिस क्वेश्चन एज अ एक्सरसाइज टू यू। मेरा ख्याल है होगी, बट यू हैव टू जस्टिफाई, यू हैव टू चेक all three conditions for a subset to be a subspace of a vector space। P जो है ये vector space तो होती है, ठीक है। Is the vector space R2 is the subspace of R3। subspace होने के लिए सबसे पहली condition है कि H को subset होना चाहिए vector space V का। अब यहां पे आप चेक करें कि R2 जो है ये क्या सबस्पेस होती है R3 की? लेट्स सी, चेक करते हैं। अगर U बिलोंग्स टू R2 हो, इसका मतलब है U के दो कंपोनेंट होंगे, U1 U2। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट R3 में हो, उसके तो तीन कंपोनेंट होते हैं। लेट्स से V बिलोंग्स टू R3 है, कोई भी एलिमेंट है, उसके कितने कंपोनेंट होते हैं? V1 V2 V3। तो ये तो R2 जो है ये तो सबसेट ही नहीं है। तो सबस्पेस की तो बात तब हम करते हैं जब एक सबसेट के लिए सबस्पेस की बात करते हैं। जब R2 सबसेट ही नहीं है तो सबस्पेस भी नहीं हो सकता। Why or why not justify your answer? So this is the justification that R2 is not a subset of R3। सबसेट का क्या? A is a subset of B if all X belongs to A implies X belongs to B। अब R2 के केस में X belongs to R2 does not implies X belongs to R3, क्योंकि R3 में तो हर एलिमेंट के तीन कंपोनेंट होंगे और R2 में टू कंपोनेंट्स होते हैं। सो R2 इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ, सबसेट ही नहीं है तो सबस्पेस की तो बाद में बात करते हैं, पहले सबसेट होना चाहिए। The set H equals ST0, S and T are real numbers, is a subset of R3 and looks and act like R2. Show that H is a subspace of R3। अब इसमें देखें, इसमें और R2 में बहुत ज्यादा फर्क है। इसमें थर्ड कंपोनेंट जो है वो 0 है। S और T रियल नंबर है। S of T रियल नंबर का क्या मतलब है? S, I can take S equals T equals 0, so I will have 0 0 0। नल वेक्टर जो है ये H में चला गया ना, फर्स्ट एंट्री जो है ये फर्स्ट एक्सियम जो थी वो सेटिस्फाई होगी, फर्स्ट एक्सियम। सेकंड एक्सियम क्या है कि कोई से टेक एनी टू वेक्टर्स U V बिलोंग्स टू H, आंसर U प्लस V बिलोंग्स टू H होना चाहिए। तो U इक्वल्स लेट्स से S1 T1 0 मैं ले लेता हूं, V मैं ले लेता हूं S2 T2 0। इसी में ही होंगे ना H में, S1 और S2, S1 S2 T1 T2 आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं। सो U and V आर द रियल नंबर्स वेक्टर्स फ्रॉम H। अब इन दोनों का सम जो है वो हम डिफाइन कर लेते हैं। सम हमें पता है क्या होता है? S1 प्लस S2 T1 प्लस T2 0 प्लस 0। अब अगर S1 S2 रियल नंबर है तो उनका सम भी रियल नंबर होगा। इट इज इक्वल टू S1 प्लस S2
T1 प्लस T2 इक्वल, ये भी इसी का एलिमेंट है ना, क्योंकि S1 प्लस S2 इज अ रियल नंबर, T1 प्लस T2 इज अ रियल नंबर, सो दिस बिलोंग्स टू, सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी. थर्ड प्रॉपर्टी, फॉर एनी रियल नंबर, लेट्स से C belongs to real number and U belongs to H, I have to show that C U, which is equal C S1 C T1 0 belongs to H. अब C S1 और C T1 ये भी रियल नंबर्स होंगे, ये रियल नंबर्स हैं तो इसमें H में बाय डेफिनेशन चलेंगे ना. H में ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें S of T रियल नंबर है और थर्ड कंपोनेंट 0 है. अब ये क्या एग्जाम्पल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्जाम्पल्स? इस एग्जाम्पल में थर्ड कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इज ऑलवेज 0. ये क्या रिप्रेजेंट, थ्री डायमेंशनल स्पेस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें पता है कि इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं S इंटू 1 0 0 प्लस T इंटू 0 1 0. ये दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ये दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं लीनियर अलजेब्रा की लैंग्वेज में. तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये एक प्लेन फॉर्म करेंगे. ये और ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, आर्बिट्रेरी लीनियर कॉम्बिनेशन. S और T क्या है, रियल नंबर्स हैं. सो दिस इज आर्बिट्रेरी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, लेट्स से x1 एंड x2. इन दो वेक्टर्स का ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसको हम स्पैन कहते हैं. R3 में स्पैन ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर्स, ये हमें पता है क्या होता है, एक प्लेन होता है. सो एज अ प्लेन इसमें तमाम थर्ड कोऑर्डिनेट जो है, थर्ड एंट्री जो है 0 है, दैट इज अ सबस्पेस ऑफ R3. और ऊपर वाली एग्जांपल में फर्क क्या है कि ऊपर वाली एग्जांपल में तो वो सबसेट ही नहीं बनता था, क्योंकि वो R2 में हर एलिमेंट के कंपोनेंट सिर्फ 2 होते थे. अब इसी हर R2 में हमने थर्ड कंपोनेंट 0 कर दिया, ठीक है, थर्ड कंपोनेंट ऐड कर दिया ना, एंड वी हैव सीन दैट दिस इज अ सबस्पेस ऑफ R3. नेक्स्ट एग्जांपल है अ प्लेन इन R3 नॉट थ्रू. अब एक प्लेन जो है R3 में है, हमने भी देखा है कि R3 में का एक खास प्लेन जो था उसमें S of T रियल नंबर थे, S of T 0 0 लिया तो प्लेन पास कर रहा है ओरिजिन से. सो अ प्लेन इन R3 विच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ R3, क्योंकि नल वेक्टर R3 का नल वेक्टर क्या है, ओरिजिन ही है ना. ओरिजिन उसमें अगर प्लेन पास ही नहीं कर रहा तो उसमें ओरिजिन होगा ही नहीं. ओरिजिन नल वेक्टर है R3 का, तो फर्स्ट एक्सियम जो है वो फॉल्स हो जाएगी. सो इट इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ R3. सिमिलरली इन R2 में अगर आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं, x1 एक्सिस x2 एक्सिस, ये एक लाइन है L1, दिस इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ R2, क्योंकि इसमें ओरिजिन जो है नल वेक्टर या ओरिजिन जो है ये क्या है, नल वेक्टर है R2 का. ओरिजिन क्या है 0 0. ये वेक्टर इधर लाइन तो नहीं पास कर रही, ये लाइन पे नहीं है, लेकिन ये वाली लाइन जो है L2 जो पास कर रही है ओरिजिन से, ये सबस्पेस है. A line in R2 not through the origin is not a subspace of R2, और a line passing through the origin, ये आप तीनों एक्सियम्स जो हैं चेक कर सकते हैं कि ये R2 की सबस्पेस है. सबस्पेस की तीनों एक्सियम्स जो हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है. A subspace spanned by a set given V1 V2 Vp वेक्टर्स फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस देन स्पैन. ये स्पैन Rn का हमने पहले पढ़ा हुआ है. अब जरूरी नहीं है कि V1 V2 Vp जो है Rn से हो, एनी वेक्टर स्पेस से हो. और जितनी एग्जांपल्स हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ी हैं उनके कोई से भी वेक्टर्स आप निकाल लें, उनका स्पैन ले लें, दैट विल बी अ सबस्पेस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस. जैसे स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस पढ़ा है, स्पेस ऑफ वेक्टर्स Rn पढ़ा है, यूक्लिडियन स्पेस ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. अदर देन दैट भी स्पेसेस जो हैं उनके भी कोई से वेक्टर्स आप लें, उनका स्पैनिंग सेट डिफाइन करें, वो भी जो होगा ये सबस्पेस होगा. गिवन V1 V2 इन अ वेक्टर स्पेस V, लेट H इक्वल्स स्पैन V1 V2, शो दैट H इज अ सबस्पेस ऑफ V. स्पैन सबस्पेस होगा, दो वेक्टर्स हैं, कोई सा वेक्टर स्पेस है, Rn जरूरी नहीं है. अब स्पैन में किस तरह के एलिमेंट होते हैं, CV1 प्लस CV2, where C1
C2 आर रियल नंबर्स। अब पहली कंडीशन चेक करनी है, टेक C1 इक्वल 0 इक्वल्स टू 0v1 plus 0v2, that will be 0. Null vector of the vector space will be in it. Take any two values, u and v belongs to h. अब u v belongs to h होंगे, इसका मतलब है u equals c1 v1 plus c2 v2 and v equals c1 dash constant different हो सकते हैं plus c2 dash v2. Take the addition of these two, c1 plus c1 dash v1 plus c2 plus c2 dash v2. अब c1 c2 अगर रियल नंबर है तो ये भी तो रियल नंबर्स होंगे, देयर सम विल बी ऑलवेज अ रियल नंबर। लेट्स से मैं इसको कहता हूं कि a1 इसको कह लेता हूं, a1 v1 plus a2 v2 where a1 equals c1 plus c1 dash and a2 equals a2 किसके इक्वल्स है c2 plus c2 dash के, और ये रियल नंबर्स होंगे बाय डेफिनेशन। सो दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, सेकंड प्रॉपर्टी आल्सो सेटिस्फाइज, सो दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू h। थर्ड प्रॉपर्टी रियल नंबर c इंटू u आप करें तो c इंटू c1 v1 प्लस c इंटू c2 v2। अब c इंटू c1 ये भी एक रियल नंबर होगा, लेट्स से इसको b1 कह देते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। c इंटू c2 ये लेट्स से इसको b2 ये भी एक रियल नंबर होगा। सो cu कैन बी रिटन एज b1 v1 प्लस b2 v2 where b1 and b2 are real numbers, so this belongs to h. All three axioms are satisfied. Hence, span of two vectors of any vector space is a subspace of V. In fact, we can prove this statement that span of V1, V2 up to so on Vp, any vectors from a certain vector space is a subspace of that space. Theorem: if V1, V2, Vp are in a vector space V, then span is a subspace of V. हमने पहले realize कर लिया. Let H be this one. A and B in R, A and B are real numbers. Show that H is a subspace of R4. अब ये H जो है, H का वेक्टर जो है वो इस तरह मैं लिख सकता हूँ, A minus 3B, B minus A and B. अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, A इंटू सम वेक्टर प्लस B इंटू सम वेक्टर। अब वेक्टर्स ये मैंने निकालने हैं, ये वेक्टर्स a1 -1 1 0 यही होगा ना। इनफैक्ट ऐसे वेक्टर चूज करने हैं जो कि ये आंसर दे। अब फर्स्ट कंपोनेंट में a का कोफिशिएंट क्या है 1, सेकंड कंपोनेंट में a का कोफिशिएंट -1 है, थर्ड कंपोनेंट में a का कोफिशिएंट 1 है, दैट्स हाउ आई एम फिलिंग दिस वेक्टर। अब b में सिमिलरली -3 1 0 1। अब लेट्स से आई कॉल दिस वेक्टर u, दिस वेक्टर v, au प्लस bv। a और b मुझे क्या दिए गए हैं, रियल नंबर दिए गए हैं, तो ये क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, तो ये h इनफैक्ट क्या हो जाएगा, ये रियल लीनियर कॉम्बिनेशन है तो h इनफैक्ट क्या है, स्पैन ऑफ u एंड v है, वेयर u इज दिस वेक्टर एंड v इज दिस वेक्टर। स्पैन ऑफ, अभी हमने रिजल्ट लिखा हुआ है आपकी स्लाइड पे सामने कि स्पैन ऑफ एनी वेक्टर्स फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस इज अ सबस्पेस। सो अब ये वेक्टर्स कहां से हैं, चार कंपोनेंट हैं, ये R4 से हैं, ये भी R4 से है, सो UV बिलोंग्स टू R4 है एंड स्पैन इज अ सबस्पेस ऑफ R4। सो H जो कि इस तरह डिफाइन किया गया, H इज अ सबस्पेस ऑफ R4। For what values of H will Y be in the subspace of R3 spanned by V1, V2 and V3? This example in fact हमने last lectures में, previous lectures में की हुई है। So what does it mean कि span में होगा, इसका मतलब है कि we have to check that C1 V1
प्लस C2V2 प्लस C3V3 इक्वल्स -4 3H। ये है कि नहीं है? अब इसका मतलब क्या है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लूंगा। इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा? 1 -1 -2 5 -4 7 -3 1 0 -4 3H. We have to find the value of H such that this system is consistent. और ये इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं ये हमने बहुत ज़्यादा किए हुए हैं लीनियर अलजेब्रा में. So you will do it yourself. Do yourself. I will move to the next slide. So in fact we are at the end of our lecture. In the end I have given some practice problem. What are these practice problems? The question number 1 is show that the set H of all points in R2 of the form 3S 2 plus 5F is not a vector space by showing that it is not closed under scalar multiplication. Scalar multiplication से ये closed नहीं है जो है आपका set H जो है, hence it is not a vector space. The set H defined by this one x square plus y square less than equal to 1, in fact ये R2 का subset है, is a subset of R2. Show that H is not a subspace of R2. R2 का subspace नहीं है ये. काउंटर एग्जाम्पल हम ढूंढेंगे. काउंटर एग्जाम्पल जो है ऐसी एग्जाम्पल होती है जिसपे एक एक्सियम जो है वेक्टर स्पेस का या सब स्पेस का सेटिस्फाई ना कर रहा हो, then we will say that this is not a subspace of this one. Let H be the set of all vectors of the form -2t, 5t, 3t. Find a vector v belongs to R3 such that H is a span of v. और span subspace होगा. Why does this show that H is a subspace of R3? क्योंकि हमने अभी रिजल्ट पढ़ा है कि span of any vectors from a given vector space from where we are taking the vector is a subspace of that space. Let H be the set of all vectors of the form this. Find two vectors VU belongs to R3 such that H is span of this one. Why does this show that H is a subspace of R4? So last two questions are of the same value. We are at the end of our lecture. इस लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेसेस जो हैं एब्स्ट्रैक्ट वे में डिफाइन की हैं. V could be any set containing different objects. If such an set satisfies 10 axioms which we have defined in this lecture, satisfies 10 axioms, then we will say that this set is a vector space. यही जो है जनरलाइजेशन जो है हमने की है एब्स्ट्रैक्ट सेट्स में. द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट जो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, उसी को हमने एक्सटेंड किया है. और सब स्पेसेस का क्राइटेरिया पढ़ा है. इनफैक्ट Rn के लिए सब स्पेसेस का क्राइटेरिया भी हमने पढ़ा हुआ था. सो आई होप कि आपने ये लेक्चर जो है एंजॉय किया होगा एंड यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस लेक्चर. सी यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी. टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.